अरे उनको बुला ले बाहर जो खड़े हैं वो। हाँ इलायची इलायची खा रहे हो। हाँ रिचपाल जी की बुराई करने से रहेंगी बेइज्जती हुए। किस है रिचपाल जी? हमारे तो धूप निकल ही नहीं रही है बेटा, निकल जाएगी। कुचेरा गांव मेरा खटवा यार डायरेक्ट कनेक्शन। आज मोहन जो है अपनी शादी वाला कोट पहन के आया है। एनिवर्सरी है। चलिए देखिए बेटा वापस सुन लेना। रिंग फेज नीति समझ में आ गई क्या सबको अच्छे से? किन किन रियासतों ने सहायक संधि स्वीकार करी याद रखना बेटा। HMT की घड़ी पहनकर आप बस सहायक संधि ऐसे क्या था बताओ? हैदराबाद ने 2 बार, कितनी बार बेटा? 2 बार सहायक संधि स्वीकार करी थी। 1798 और 1800 में वहां का शासक था निजाम अली। एम से याद रखना बेटा मैसूर 1799 में वहां का शासक था कृष्ण राय। टी से तंजौर 1799 में वहां का शासक था सरफोजी द्वितीय। ए से अवध 1801 में ध्यान रखना शासक था शहादत अली। पी से पेशवा 1802 में शासक था बाजीराव द्वितीय। बी से भोंसले 1803 शासक थे रघुजी भोंसले। और ध्यान रखना बेटा एस से सिंधिया 1803 शासक थे दौलतराव सिंधिया। एक लाइन लिखो कि हैदराबाद ने 2 बार सहायक संधि स्वीकार की। 2 बार सहायक संधि स्वीकार की। ऐसा करने वाली एकमात्र रियासत थी। हैदराबाद ने 2 बार सहायक संधि स्वीकार की, ऐसा करने वाली एकमात्र रियासत थी। नेक्स्ट लाइन में लिखी है लॉर्ड वेलेजली ने फर्रुखाबाद लॉर्ड वेलेजली ने फर्रुखाबाद कर्नाटक सूरत फर्रुखाबाद कर्नाटक सूरत वे तंजौर लॉर्ड वेलेजली ने फर्रुखाबाद कर्नाटक सूरत वे तंजौर में भी शासन अव्यवस्था का आरोप लगाकर इन रियासतों को हड़प लिया।
रजिस्टर बंद कर दो। तीसरा बिंदु जहां हमने बात की बेटा अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति या इसी को बोलते हैं आश्रितता की नीति। और इसका जो समय मैंने बताया 1814 से लेकर के 1857, बहुत शांति से सुनिएगा। इस नीति का जो वास्तविक अनुसरण जो किया गया वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखना, इस लॉर्ड डलहौजी का काल भारत में 1848 से लेकर के 1856 तक रहा। 1848 से लेकर के 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय था। कौन बताओ? मैंने एक शब्द बोल दिया क्या? भारत में। अब आपके किसी के दिमाग में आया क्या कि साहब ये भारत में कैसे हुआ? अब तक तो हम बंगाल की बात कर रहे थे कि बंगाल का गवर्नर जनरल, अब आप कह रहे हो साहब भारत का गवर्नर जनरल। कहानी क्या है सुनिए। कहानी ये है बेटा 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट। और इस 1833 के चार्टर एक्ट में विशेष प्रावधान किया गया। एक तो मैंने कहा कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिए गए। दूसरा 1813 में जो एक अधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, क्या कि चाय और चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार कर सकता है और चीन के साथ व्यापार कर सकता है, उस अधिकार को भी 1833 में छीन लिया गया। ठीक है। अब 1833 के चार्ट के द्वारा जो भारत बंगाल में जो गवर्नर जनरल था वही अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। और इस प्रकार से ध्यान रखना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग था। कौन था बताओ? लॉर्ड बेंटिंग। कुछ चीजें समझ में आई? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, संपूर्ण बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। और अब मैं कह रहा हूं कि भारत का, किसका बेटा? भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बताओ? इसी में एक कड़ी जोड़ देता हूं ताकि आगे आपके दिमाग से कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम आया, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा पहले पॉलिटिकल साइंस में, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। और इसमें महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में दरबार का आयोजन किया गया, जिसे कैनिंग ने पढ़ा। किसने पढ़ा? क्योंकि क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था बताओ? कैनिंग था। क्या प्रावधान किया गया इसमें कि अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है। भारत का शासन सीधे सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन होगा। गवर्नर जनरल के साथ एक नवीन पद वायसराय का भी सृजित किया जाता है। तो 2 पद आगे, कितने? कौन कौन से? एक तो गवर्नर जनरल का और एक है वायसराय का। विशेष बात ध्यान रखना बेटा, 2 पद है, इसका मतलब लोग भी कितने होंगे? 1। पद 2 है लेकिन व्यक्ति कितने? 1। इसी में उलझाने के लिए पूछता है एग्जामिनर कि वायसराय किसके प्रति उत्तरदायी था? गवर्नर जनरल के। और गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटिश ताज के, महारानी के। समझे? अब वो गवर्नर जनरल कब कहलाएगा और वायसराय कब कहलाएगा,
मुकड़ी हौले 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 चाल रहे, कई चाली, ओह अरे तो यात्रीगण कृपया ध्यान दे। तो पद कितने, व्यक्ति कितना, कब गवर्नर जनरल कहलाएगा और कब वो वाइसराय कहलाएगा। यदि वो व्यक्ति देशी रियासतों में जाए, कहां जाए, तो वो व्यक्ति कहलाएगा वायसराय। क्या कहलाएगा। और वो व्यक्ति यदि केंद्र शासित प्रदेशों में ही रहे तो वो कहलाएगा गवर्नर जनरल। तो देशी रियासतों में जाकर के रिपोर्ट बनाता था और वो रिपोर्ट खुद को संबोधित करता था और वो रिपोर्ट गवर्नर जनरल के रूप में भेजता था किसको, ब्रिटेन में बैठी हुई महारानी विक्टोरिया को। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। व्यक्ति दो, पद एक। वायसराय कब, जब वो देशी रियासतों में जाए। गवर्नर जनरल कब, जब वो केंद्र शासित में ही रहे। यस और नो। तो इस प्रकार से ध्यान रखना बेटा जी। एक विशेष बात हुई। क्या विशेष बात हुई साहब, कि साहब दो नए पद सर्जित, एक नया पद सर्जित हो गया और इस प्रकार से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एंड वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। कौन बना बताओ, लॉर्ड कैनिंग। बात क्लियर हुई। बताओ, बंगाल का पहला गवर्नर, संपूर्ण बंगाल का पहला गवर्नर जनरल फॉरेन, संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिंग और संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एंड वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और भारत में, कहा बेटा, भारत में अंतिम गवर्नर जनरल एंड वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बताओ, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत में प्रथम भारतीय सी राजगोपालाचारी। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत में आगे क्या कहानी हुई, गवर्नर जनरल का पद समाप्त और वायसराय जो था उसके दो भाग हो गए, एक राज्य में एक केंद्र में। तो राज्य में वो था राज्यपाल और केंद्र में था राष्ट्रपति। पूरी कहानी क्लियर हुई। चलो देखो, है भारत सचिव अलग होता था। भारत सचिव को तो बाद में रिपोर्ट किया गया, जैसे 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया। तो पॉलिटिकल खोल मतलब, है ना, क्या चीज है। 1861 में एक अधिनियम आया, कौन सा, भारत परिषद अधिनियम। कौन सा, इसके तहत कुछ नए नियम लागू किए गए। फिर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कौन सा बेटा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। यहां पर कुछ चीजें हुई जहां पर भारत सचिव की बात आई। फिर 1919 का, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, है ना, क्या कहते हैं बताओ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और फिर हम बोलते हैं 1935 का भारत सरकार। क्या बताया। और फिर लास्ट में भी बोलते हैं 1947 का भारत सरकार। उससे पूर्व दो आ गया, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन। और उससे पूर्व एक मिशन आया था जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिप्स मिशन, है ना, मार्च 1900। वो पॉलिटिकल में चले जाएंगे, फिर अपन हिस्ट्री पढ़ रहे। ठीक है। तो मैंने कहा कि एक कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए पूरी कहानी समझा दी। समझ में आ गया ना। देखो बेटा, तो लॉर्ड डलहौजी का समय क्या रहा, 1848 से 1856। वस्तुतः क्या है ना, गवर्नर जनरल की जो पोस्टिंग होती थी वो केवल 5 वर्ष के लिए होती थी। ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है, एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जो 8 वर्ष के लिए रहा लगातार। कितने वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए लगातार रहा। मैं बोलूंगा नहीं, कुछ नहीं कह रहा मैंने कुछ कहा। ठीक। तो इधर देखो, लॉर्ड डलहौजी ने नीति अपनाई कौन सी, अधीनस्थ पार्थक्य की या आश्रितता की नीति। इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। क्या बोलते हैं बताओ, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। क्या बोलते हैं बताओ, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति। कौन सी बताओ, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। इसी को बोलते हैं बेटा व्यापकगत। क्या बोलते हैं बताओ,
व्यपगत सिद्धांत। क्या बोलते हैं बताओ? व्यपगत सिद्धांत। इसी को बोलते हैं बेटा जी राज्य हड़प नीति। क्या बोलते हैं बताओ? राज्य हड़प नीति। क्या बोलते हैं बताओ? राज्य हड़प नीति। या इसी के लिए बोल देते हैं जी दयावसान। क्या बोलते हैं बताओ? दयावसान नीति। कौन सी बताओ? दयावसान नीति। कौन सी नीति बताओ? दयावसान नीति। या इसी के लिए बोल देते हैं गोद निषेध प्रथा। क्या बोल देते हैं? गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा, ठीक है ना। हालांकि गोद निषेध अलग है, लेकिन पढ़ाने में एक साथ पढ़ा देते हैं, उसमें कहानी है, कॉन्सेप्ट है, वो मैं समझाऊंगा। तो डलहौजी ने नीति अपनाई जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अधीनस्थ पार्थिक की नीति, या इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसी को व्यपगत, इसी को राज्य हड़प, या इसी को, और उसका एक पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं? गोद निषेध। तो क्या किया? इसके 3 चरण हैं। कितने चरण है बेटा? ध्यान रखना, राज्य हड़पने के लिए जो नीति अपनाई उसके कितने चरण थे? 3 चरण। कितने चरण? पहला हड़पा जाएगा साहब युद्ध के आधार पर। किसके आधार पर? किसके आधार पर बेटा? युद्ध के आधार पर। किस आधार पर? युद्ध के आधार पर। नंबर 2 ध्यान रखना, किस आधार पर? गोद निषेध के आधार पर। किस आधार पर बताओ? दूसरा क्या है? गोद निषेध। क्या बताओ? गोद निषेध के आधार पर। गोद निषेध के आधार पर, ठीक है। अब गोद निषेध के भी वास्तव में तो 3 पॉइंट थे, इतना अपने को डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है। गोद निषेध में 3 पॉइंट क्या थे? एक ऐसी रियासत जो कभी भी ब्रिटिश सत्ता के अधीन नहीं रही, सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं रही। एक ऐसी रियासत जो कभी ना कभी ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के अधीन रही हो, और एक ऐसी रियासत, एक जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन रही रियासत का कभी ना कभी भाग रही हो। तो इसमें भी 3 पार्ट है, अपने को इतना नहीं जाना, अपने को केवल एक ध्यान रखना है। क्या है बेटा? गोद निषेध प्रथा। कौन सी बताओ? और तीसरा, नंबर 3, तीसरा इन्होंने एक इसमें भाग बनाया जिसे कहा जाएगा बेटा कुशासन के आधार पर। किस आधार पर? कुशासन के। किस आधार पर बताओ? तो ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों को कितने आधार पर हड़पा? 3 आधार पर। पहला क्या है बताओ? युद्ध के आधार पर हड़पा बेटा, ध्यान रखना, पंजाब को। किसको हड़पा बताओ? बहुत शानदार प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत युद्ध के आधार पर किस रियासत को हड़पा या किस क्षेत्र को हड़पा? पंजाब को। कब हड़पा बेटा? 1849। क्या चीज? 1800 गोद निषेध के आधार पर। किस आधार पर? तो गोद निषेध के आधार पर सबसे पहले हड़पा किसको? 17 को। सर्वाधिक जो हड़पे गए वो किस आधार पर हड़पे गए? गोद निषेध के आधार पर। किस आधार पर? और 17 को सबसे पहले हड़पा कब? 1848 में। कब बताओ? तो यही प्रश्न आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस रियासत को हड़पा? 17 को। किसको? और 17 के शासक कौन थे? अप्पा साहिब। क्या चीज है? किस आधार पर? गोद निषेध का मतलब क्या था? मान लो मोहन किसी साम्राज्य का अधिकारी नहीं, शासक है। अधिकारी कहां बनाओगे इसको, है ना? शासक है। क्या है? और भाई साहब मोहन के कोई भी उत्तरदायी संतान नहीं है। उत्तरदायी संतान नहीं है। तो इस स्थिति में मोहन क्या कर लेता था? किसी ना किसी को गोद में ले लेता था। किसी ना किसी को गोद में नहीं लेता था, डफोड़ो किसी के बच्चे को गोद लेता था। ये भी राजी हो रहा है, किसी ना किसी को गोद में ले लेता था, है ना? रघुवीर काकू हुई तो ध्यान रखना, किसी की संतान को क्या ले लेता था बेटा? गोद, है ना? इसके ऊपर क्या लगा दी? रोक कि साहब आप गोद नहीं ले सकते। क्या नहीं कर सकते? तो मेरे साथ बोलो, 17 के शासक अप्पा नहीं बन पाए पप्पा, डलहौजी लपका।
तो गोद निषेध प्रथा के आधार पर सबसे पहले हड़पा गया किसको बेटा? सतारा को। किसको बताओ? कब हड़पा? 1848। दो तरीके के प्रश्न बनेंगे। राज्य हड़प नीति में सबसे पहले किस रियासत को हड़पा या किस राज्य को हड़पा? सतारा। कब बेटा? 1848। ठीक है। या पूछेंगी गोद निषेध के आधार पर किसको हड़पा सबसे पहले? सतारा। कब? 1800। युद्ध के आधार पर किसको हड़पा? पंजाब को। कब हड़पा? 1849। कब बताओ? और अगला प्रश्न बनता है बेटा क्या? कुशासन। क्या बनता है? कुशासन के आधार पर हड़पा किसको बेटा? अवध को। हालांकि अवध पहले से आश्रित राज्य था। याद आया? अवध ने पहले वेलेजली के साथ सहायक संधि की ना बेटा? यस और नो? तो ध्यान रखना, अवध को हड़पा कब? 1856 में। कब? 1800। किस आधार पर? कुशासन के आधार पर। किस आधार पर? वापस बता दो। युद्ध के आधार पर सबसे पहले किसको हड़पा? गोद निषेध के आधार पर। और कुशासन के आधार पर पंजाब को कब हड़पा? सतारा को। और अवध को क्या? अनुपावना याद आ रही क्या? तो बोल नहीं रही है साथ। आजकल पता नहीं तू ऐसे मायूस सी रहती है ना? क्या बात? कोई बात है बेटा? है? पावना की कोई बात है तो मान बता, बुला दे वहां, है ना? भाई बुलाना ही तो है। क्या बेटा? रिजपाल जी थे, हम जाओ। क्यों है? अच्छा अच्छा, किस किस को समझ में नहीं आ रहा? हाथ खड़े करो। तो हाथ खड़ा कर। अच्छा, वैसे तो समझ में आ रहा ना। ये मतलब मैं आपको बताऊं, 2021 से पहले ये व्यवस्था थी कि एक बैच में 500 से नीचे स्टूडेंट नहीं होते थे। ठीक है। समझ जाना और समझना, समझाना और समझना दोनों मास्टर के हाथ में है ना बेटा? तो इस प्रकार की मानसिकता नहीं रखनी कि ज़्यादा होंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आई बात समझ के लिए? समझ में आने वाले के तो कहीं भी आ जाता है और नहीं समझ में आने वाले के कुछ भी समझ नहीं आता। अब्बा डब्बा डब्बा ही करता फिर सीधी सी बात। ठीक है। तो ध्यान रखना, 3 आधार हो गए बेटा। आई बात समझ के लिए? लॉर्ड डलहौजी ने इस राज्य हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा के तहत किन किन रियासतों को हड़पाया? देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना, सबसे पहले सतारा। क्या चीज बेटा? कब? 1800। गोद निषेध के आधार पर हड़पा किसको? कब बेटा? 1848 में। सतारा के शासक कौन थे? अप्पा साहिब। कौन थे बताओ? अप्पा साहिब। कौन थे बताओ? अप्पा। और अप्पा साहिब को हड़प लिया कब? 1848 में। ध्यान रखना, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जोसेफ ह्यूम। कौन है? कौन है बताओ? जोसेफ ह्यूम। इस जोसेफ ह्यूम ने सतारा के विलय को, सतारा के विलय को जिसकी लाठी उसकी भैंस, सतारा में क्या बोलेंगे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसके विलय को जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा गया? तो ध्यान रखना, जिसकी लाठी उसकी क्या कहा बताओ? जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जिसकी भैंस पड़ोसी का पाड़ा। ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, किसके विलय को जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा गया? किसको कहा गया बताओ? सतारा को। आई बात समझ के लिए? और ध्यान रखना, सतारा के एक अधिकारी थे जिसका नाम था क्लोक। क्या नाम था बताओ? क्लोक ने भी, किसने बताओ बेटा जी? क्लोक ने भी सतारा के विलय का क्या किया था? विरोध। क्या किया था बताओ? विरोध। आ गई बात समझ के लिए? चलिए, सतारा के बाद, सतारा के
बाद चलते हैं संबलपुर। कहाँ चलते हैं बताओ? कहाँ बेटा? संबलपुर और साथ में जेतपुर। संबलपुर और जेतपुर। यहाँ के शासक कौन थे बेटा? नारायण राव। कौन थे बताओ? और इसको हड़पा गया 1849। 1849 शासक कौन थे बताओ? नारायण राव। कौन थे बताओ? नारायण राव। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है बेटा बघाट। क्या है बताओ? ध्यान रखना, संबलपुर और जेतपुर कहां पर है? उड़ीसा में। कहां बेटा जी? अगली रियासत कौन सी थी? बघाट। क्या चीज बताओ? तात्कालिक पंजाब, वर्तमान हिमाचल। तात्कालिक पंजाब, वर्तमान हिमाचल। इसको हड़पा गया कब? 1850 में। कब बताओ? 1800। यहां के शासक का नाम मिलता नहीं है। चलिए अगला उदयपुर। क्या चीज बेटा जी? कौन सा पुर? और उदयपुर कहां पर है? शाबाश। उदयपुर कहां बेटा? क्या तुम ऐसे क्या कर ऐसे क्या कर रहे हो यार? तुम्हें पता ही नहीं उदयपुर का? तो ध्यान रखना, उदयपुर कहां बेटा? एमपी। कहां बताओ? इसको हड़पा गया कब? 1852। 1852 में। अगला क्या चीज बेटा जी? अगला झांसी। क्या चीज बेटा जी? झांसी। क्या बेटा जी? झांसी। झांसी को हड़पा गया कब? 1853 में। कब बताओ? 1800। और यहां के शासक थे गंगाधर राव। कौन थे बताओ? कौन थे बताओ? गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, ध्यान रखना, एक दत्तक पुत्र लिया था जिसका नाम था यशवंत राव। क्या नाम था? तो डलहौजी ने उसको स्वीकार करने से क्या कर दिया? इनकार। और झांसी को हड़प लिया कब बताओ? 1853 में। कब बताओ? 1800। ध्यान रखना, झांसी के विलय के समय यहां पर अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था मेजर एलिस। क्या नाम था बताओ? क्या नाम था बताओ? मेजर एलिस। झांसी के विलय के समय, झांसी के विलय के समय वहां के अंग्रेज अधिकारी कौन थे बेटा? मेजर एलिस। कौन थे बताओ? मेजर एलिस। नेक्स्ट बात आती है जी नागपुर की। किसकी बताओ? और नागपुर कहां पर है रे? हैं? कहां बेटा? महाराष्ट्र में है। कहां पर है बताओ? नागपुर कहां बेटा जी? महाराष्ट्र में। ध्यान रखना, और यहां की यदि मैं बात करूं तो नागपुर की बात करूं, ध्यान देना, यहां पर जो शासक थे वो थे रघुजी तृतीय। कौन थे बताओ? कौन थे बताओ? रघुजी। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ये नागपुर जो था इसका विलय 1854 में। कब किया गया बेटा? 1854 में। और नागपुर तात्कालिक समय का, नागपुर किसके लिए फेमस है? संतरों के लिए। किसके लिए बताओ? संतरों के लिए। और ध्यान रखना साथ में कपास के लिए। किसके लिए? तो बहुत शानदार प्रश्न बनता नागपुर का। किसका? कि डलहौजी ने किस प्रमुख संतरा व कपास उत्पादक राज्य को छीना था? नागपुर। कब छीना बेटा? 1854 में। और ध्यान रखना अंतिम आएगा कौन बेटा? अवध। कौन आएगा? और अवध ध्यान रखना कहां? ऊपी। कहां बताओ? ध्यान रखना शासक थे वाजिद अली शाह। कौन थे बताओ? वाजिद अली शाह। कौन थे बताओ? वाजिद अली शाह। और ध्यान रखना यहां इसको हड़पा कब? 1856। लेकिन ध्यान देना किस आधार पर? कुशासन का आरोप लगा दिया। किसका बताओ? किसका आरोप लगाया बताओ? कुशासन का आरोप लगा करके हड़पा कब? 1856 में। कब हड़पा? और ये कुशासन की जो रिपोर्ट तैयार करी थी वो किसने? जेम्स आउटरम ने। किसने बताओ? पिछली बार का संस्कृत शिक्षा विभाग का फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा करके देखिएगा, और आरपीएससी का भी फर्स्ट ग्रेड पेपर उठा करके देखिए। फर्स्ट पेपर जहां पर प्रश्न पूछा गया कि साहब डलहौजी ने किस राज्य के हड़प से पूर्व कहा था कि एक दिन ये गिलास फल हमारे मुंह में आकर के गिरेगा और हम मुंडा बंद कर लेंगे। अब ऐसे कैसे बताओ? कैसे?
हाँ, करके दिखाओ। ठीक, तो ध्यान रखना, चेरी फ्रूट क्या कहा बताओ? चेरी जानते हो रे? किस किस ने खाई चेरी फ्रूट? क्या बोलेंगे बेटा? गिलास फल। क्या बोलेंगे बताओ? गिलास फल। ठीक है, तो आ गई बात समझ क्लियर? तो ध्यान रखना किसके लिए उन्होंने ये कहा था कि एक दिन ये चेरी फ्रूट हमारे मुंह में आकर के गिरेगा। तो किसके लिए कहा था बेटा? अवध के लिए। किसके लिए कहा था? अवध के लिए। ठीक है, हाँ बेटा। अरे बाबूड़ी एक ही बात है, भी कोई दूसरो नाम दामोदर राव है। माफ कर दे प्रियंका मैडम, माफ कर दे। चलो हेडिंग लगाओ बेटा। अधीनस्थ पार्थिक्य की नीति। लिखिए फटाफट से लिखिए। सर मोहन के नंबर दो। मोहन तार नंबर मांगी भाई। लिखिए बेटा, अधीनस्थ पार्थिक्य की नीति फटाफट से लिखो। मैं लिखवा रहा हूं। इस नीति का अनुसरण आजकल मुखो पता नहीं बने ठणो क्या आवे है, कहीं बात कहीं है, राम जाने, मैं तो क्या जानू। हाँ पता। चलिए लिखिए फटाफट। इस नीति का अनुसरण, इस नीति का अनुसरण लॉर्ड डलहौजी ने किया। इस नीति का अनुसरण कुछ गड़बड़ है दया, दया दरवाजा तोड़। इस नीति का अनुसरण लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के कोष्टक में लिख लेना समय इसका 1848 से 1856 है। पहाड़ सिंह, हाँ पहाड़ सिंह कहाँ रे? पहाड़ सिंह और पर्वत दोनों कहाँ है? आज पर्वत भी गायब है। सगाई होगी? नहीं वो एक और हो ना। अच्छा पहाड़ सिंह के तो बेच अलग हो गया ना यार, उससे वहाँ यहाँ कैसे आए? वहाँ सिक्योरिटी कर रहा है क्या वो? ठीक, अच्छा मेरे क्या ये B3 वाला है ना बेच अपना कॉम्प्लेक्स वाला B1, तो B1 वालों के कईयों के दुविधा घनी है, बट कहीं ऊपर 3rd ग्रेड को बेच ला लगे तो वहाँ क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हो गए। अब ये बिछड़न कैसे सही जाए, है ना? और फिर ऊपर सियाड़ो। तो लिखिए, जल्दी ले जाऊं, चिंता मत करो। तो लिखो फटाफट लिखो। लॉर्ड डलहौजी ने अनुसरण किया 1848 से 1856। लिखिएगा कि डलहौजी ने, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, कि डलहौजी ने जो नीति अपनाई उसे, ये सारे नाम लिख लोगे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत सिद्धांत, राज्य हड़प नीति, दयावसान नीति या गोद निषेध प्रथा। आगे लिख लेना कहा जाता है।
डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लिखा हुआ है ना बेटा, लेप्स, हाँ आधा प है बीच में, लेप्स। झांसी में दामोदर राव और नागपुर में यशवंत राव। नहीं नहीं सही बेटा, लिख लिया क्या? कहा जाता है जिसके 3 चरण थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, व्यक्तिगत सिद्धांत, राज्य हड़प नीति, दयावसान नीति या गोद निषेध प्रथा। हाँ आगे लिखवा रहा बेटा कि इस नीति के निम्न 3 चरण थे। ये तीनों चरण लिख लेना, युद्ध के आधार पर, गोद निषेध के आधार पर और कुशासन के आधार पर। हो गया? चलिए, सबने लिख लिया ना? देखो बेटा, सीधा सीधा प्रश्न आए, युद्ध के आधार पर किसको हड़पा? पंजाब। कब हड़पा? 1849। गोद निषेध के आधार पर सत्तारा। कब? 1848 में। कुशासन के आधार पर अवध को कब हड़पा? 1856। यही प्रश्न आएंगे, ठीक है। दूसरा देखो, झांसी का सन पूछा जाता है, बाकी के सन आपको याद नहीं रखने। झांसी 1853 है, नागपुर 1854 है। नागपुर का प्रश्न किस रूप में आता है ध्यान रखना, वो भी कि किस कपास व संतरा उत्पादक राज्य को हड़पा। एग्जैक्ट यही प्रश्न आएंगे, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनता। डलोजी के राज्य हड़प, किस राज्य हड़प को लेकर के जोसेफ ह्यूम ने जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा? सत्तारा। किसको कहा बता? डलोजी ने किस राज्य को हड़पने से पूर्व कहा था कि यह चेरी फ्रूट, या हिंदी में लिख देगा गिलास फल, एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा? अवध। कुशासन के रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? जेम्स आउटरम के द्वारा। किसके द्वारा? ठीक है। झांसी के विलय के समय वहां का पॉलिटिकल एजेंट या अंग्रेज अधिकारी कौन था? मेजर एलिस। किसने सत्तारा के विलय का विरोध किया? तो क्लोक। किसने किया था? यही प्रश्न आते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आता। एग्जामिनर को तुम्हें बहुत ज्यादा ही उलझाना ही है कि तुम कर ही नहीं पाओ, तो ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है, लेकिन उसमें भी याद रखना सबसे पहले क्या होगा? सतारा को संभलना है, ठीक है। बघाट जाना है, उदयपुर आना है। उदयपुर, सतारा को संभलना है, बघाट जाना है, उदयपुर आना है, और फिर झांसी, नागपुर और अवध। झांसी, नागपुर और अवध।
वापिस सुन लेना, एक चीज को 10 बार समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सतारा का विलय 1848। शासक कौन था? अप्पा साहिब। जोसेफ हुम ने इसको, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्लॉक ने भी किया क्या इसका विरोध। संबलपुर और जेतपुर कहां पर थे बेटा? उड़ीसा। सतारा कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है बेटा? शासक कौन थे वहां के? नारायण राव। ठीक है, कब? 1849 में। किन 2 रियासतों को 1849 में हड़प लिया गया? ठीक है, ध्यान रखना। बघाट 1850। बघाट बोले तो तात्कालिक पंजाब, वर्तमान हिमाचल। अगला उदयपुर। उदयपुर कहां बेटा? एमपी। कब हड़पा गया? 1852। अगला झांसी। कब हड़पा गया? शासक कौन थे? गंगाधर राव। गंगाधर, उनकी मृत्यु हुई। शासिका बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने दत्तक पुत्र लिया दामोदर राव को। किसको बेटा? दामोदर राव को। डलहौजी ने मानने से क्या कर दिया? इनकार। क्या कर दिया बेटा? इनकार किया। आई बात समझ में? और इसको हड़प लिया कब? 1853 में। इस समय वहां के पॉलिटिकल एजेंट या अंग्रेज अधिकारी मेजर एलिस थे। कौन थे? मेजर एलिस थे। ध्यान रखना। नागपुर कहां पर? महाराष्ट्र। शासक कौन? रघुजी तृतीय। 1854। रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने, उनकी रानी ने गोद लिया किसको? यशवंत राव को। किसको? स्वीकार करने से क्या किया? इनकार। हड़प लिया किसने? डलहौजी ने। और ये कपास और संतरा उत्पादक राज्य था। अवध को किस आधार पर हड़पा गया? ये प्रश्न आता है। कुशासन के आधार पर। कुशासन की रिपोर्ट किसने तैयार की? जेम्स आउटरम ने। कब हड़पा गया? 1856। शासक कौन था? वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद में शासिका बनी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत, और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया बिरजिस कादिर को। किसको घोषित किया? बिरजिस कादिर को उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसने? बेगम हजरत महल ने। और बेगम हजरत महल को महक परी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महक परी का मतलब क्या होता है बेटा? महक का मतलब आहा, खुशबू। मतलब खुशबू देने वाली परी। चंद, क्या नाम तेरा? चुलबुल। खुशबू देने वाली परी। कैसे खुशबू देती थी? लड़ाई करती थी कि फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, बात हो या सौगात फूलों की। ठीक है, तो ध्यान रखना। वास्तव में ये पहले प्रोस्टिट्यूट थी। क्या थी बताओ? प्रोस्टिट्यूट थी। और वाजिद अली शाह मुजरा सुनने के लिए जाया करते थे। इसी अंजुमन में आपको आना है बार बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। ठीक है, तो जान ले ली किसकी? महक ने? बेगम हजरत महल। और हजरत महल से विवाह कर लिया किसने? वाजिद अली शाह ने। क्या बन गई? रानी। क्या बन गई? तो खुशबू, इत्र लगाती थी ना, इसलिए महक परी। क्या चीज है? और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किसको? तो महक परी बेगम हजरत महल को। और किसको? महल परी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। आगे बात समझ के लिए। तो अब फटाफट से लिखो बेटा कि राज्य हड़प नीति के आधार पर, यहां से लिखवाना शुरू करवा रहा हूं। राज्य हड़प नीति के आधार पर डलहौजी ने, राज्य हड़प नीति के आधार पर डलहौजी ने निम्न रियासतों को हड़पा, निम्न रियासतों को हड़पा। नंबर 1, राज्य हड़प नीति के आधार पर डलहौजी ने निम्न रियासतों को हड़पा। ठीक है, नंबर 1
17, आगे लिखना बेटा 1848, मैं जैसे जैसे लिखवाऊं वैसे ही लिखना। 17 1848। अगली लाइन में लिखना 17 के शासक अप्पा साहिब थे। 17 के शासक अप्पा साहिब थे। सत्तारा के शासक अप्पा साहिब थे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, सत्तारा के विलय को इंपोर्टेंट कर लेना। सत्तारा के विलय को, सत्तारा के विलय को जोसेफ ह्यूम ने जिसकी लाठी उसकी भैंस, जोसेफ ह्यूम ने जिसकी लाठी उसकी भैंस कहकर संबोधित किया। जिसकी लाठी उसकी भैंस कहकर संबोधित किया। ठीक है। सत्तारा के अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट या अंग्रेज अधिकारी लिख लो भले। सत्तारा के अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट पीए। क्लोक ने भी इस विलय का विरोध किया था। इस विलय का विरोध किया था। ठीक है। आगे लिखिएगा नंबर 2 पे संबलपुर एंड जेतपुर। संबलपुर एंड जेतपुर। कोष्ठक में लिखना है बेटा उड़ीसा। कोष्ठक में क्या लिखेंगे? उड़ीसा। हाँ, कोष्ठक बंद कर दो, खुलो नहीं रागणु बेटा, बाहरो बाजे। उड़ीसा। ठीक है। शासक लिख लो नारायण राव। नारायण राव। ठीक है बाबू। नेक्स्ट नंबर 3 पे बघाट लिख लो। और बघाट में एक लाइन लिखो, वही लिखवा रहा हूं। तात्कालिक पंजाब वर्तमान हिमाचल। तात्कालिक पंजाब वर्तमान हिमाचल प्रदेश। आगे सीधा सीधा सन लिख लो 1850। 1850। शासक के बारे में जानकारी नहीं है, देखो ना तो बघाट का शासक का पता है ना उदयपुर के शासक का पता है। ठीक है। नेक्स्ट उदयपुर एज इट इज छाप लो। उदयपुर एमपी। उदयपुर एमपी 1852। 1852। नेक्स्ट झांसी। झांसी तुम्हें पता ही है कहां है, बताओ? यूपी में है। ठीक है। झांसी यूपी। 1800
1853 लिख लिया। अगली लाइन में लिखो जो मैं लिखा रहा हूं कि झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को गोद लिया। बेटा जानकारी नहीं है इसके पिता का नाम, है ना। दामोदर राव को गोद लिया, जिसे डलहौजी ने मानने से इनकार कर दिया। दामोदर राव को गोद लिया, जिसे डलहौजी ने मानने से इनकार कर दिया और झांसी का विलय कर लिया। और झांसी का विलय कर लिया। इस समय झांसी में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट या ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस थे। इस समय झांसी में ब्रिटिश या अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस थे। ठीक है बाबू। नेक्स्ट कितने नंबर है, नंबर लगाते रहना। नंबर 5 पे लिख लो। 6 आ रहा या जो भी आ रहा, तो तेरे 5 कैसे आया? कोई नहीं, 5 हो गए। छठा, नागपुर कोष्टक में लिखना बेटा महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। और आगे सन लिख लेना 1854। नागपुर महाराष्ट्र 1854। ठीक है। शासक लिखो बेटा रघुजी तृतीय। ठीक है। इसमें लिखो कि रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद रानी ने, लोग डरा हुए भाई, मन तो चुलबुल लोग मार के नहीं है करे, बता मुकड़ी एक सिक्योरिटी गार्ड बुला। तू रहने दे, तो खुद आदमी तो तुम काम के थे गालिब, लेकिन इश्क में निकम्मे हो गए हो। क्या आदमी तो हम भी काम के थे, इश्क ने निकम्मा कर डाला। चलिए, रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद रानी ने यशवंत राव को गोद लिया। जिसे डलहौजी ने मानने से इनकार कर दिया। जिसे डलहौजी ने मानने से इनकार कर दिया। इंपोर्टेंट करना, नागपुर प्रमुख
संतरा उत्पादक नागपुर, प्रमुख संतरा उत्पादक वे हैं? बेटा मन तो डिफरेंस पतो को नहीं, संतरे में मौसम में कहीं फर्क हुआ। बाकी मन लागे संतरा थोड़ा मोटा वे, मौसमी थोड़ी छोटी वे, है ना? संतरा थोड़ा यहाँ देखने में भी टाइट हुए और मौसमी थोड़ी लिपलिपी हुए। संतरा वे कपास उत्पादक राज्य था। महत्वपूर्ण, संतरा उत्पादक वे कपास उत्पादक राज्य था। हद हो गई, मतलब इनको ये भी अंतर बताओ, मौसमी में संतरे में क्या अंतर होता है? हद। तुम्हारी उत्कंठाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, हो है ना? आगे लिखो। अवध, अवध बोले तो यूपी, $1856 मुकी 12 लेरा, 2 किला मौसम लिया, 2 किला संतरा लिया, અને दिखाए दिखाए अंतर बताऊं जा है। आगे लिखो तो, ठीक है। 1856 लिखो, शासक लिखो। शासक लिखो वाजिद अली शाह। हिम्मत जी को फोटो मंगवा लो, शिक्षण विद्या की। लिखो वाजिद अली शाह। इंपोर्टेंट करना, डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर, डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया, अवध को हड़प लिया। इंपोर्टेंट करना, कुशासन की रिपोर्ट, कुशासन की रिपोर्ट लखनऊ के एक रेजिडेंट, लखनऊ के एक रेजिडेंट जेम्स आउटरम ने तैयार की थी। जेम्स आउटरम लिखवाए तो था पहले, हिंदुओं की आड़ में मुस्लिम षड्यंत्र, ठीक है। जेम्स आउटरम ने तैयार की थी। ठीक है। और लखनऊ का भी विलय कर लिया, लखनऊ का भी विलय कर लिया। इंपोर्टेंट कर लेना। 1857 की क्रांति में, इंपोर्टेंट कर लेना, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक अवध के थे। भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक अवध के थे।
इंपोर्टेंट कर लेना, फिर कह रहा हूं कंटिन्यू लिखना है। अवध को सैनिकों की पोधशाला कहा जाता था। अवध को सैनिकों की पोधशाला, नर्सरी वही होती ना। अवध को सैनिकों की पोधशाला कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद, वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद बेगम हजरत महल ने बेगम हजरत महल ने बिरजिस कादिर को अपना उत्तराधिकारी, बिरजिस कादिर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, फिर से इंपोर्टेंट करो और लिखो बेटा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ही कर लेना इसको। अवध के विलय से पूर्व, अवध के विलय से पूर्व लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि, अवध के विलय से पूर्व लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि यह गिलास फल, यह गिलास फल, यह गिलास फल, कोष्ठक में लिख लो चेरी फ्रूट, चेरी फ्रूट, एक दिन हमारे मुंह में आकर, एक दिन हमारे मुंडे के मायले पाड़े हार मुंह में आकर, एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, आकर गिरेगा, वैसे और कहीं करी वैसे, हाँ आकर गिरेगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ रे, करौली को भी तो हड़पा था, कब हड़पा? नोट लगाओ। डलहौजी ने 1855 में, डलहौजी ने 1855 में करौली, कोष्ठक में लिख लो राजस्थान, 1855 में करौली, कोष्ठक में क्या लिखोगे? राजस्थान, तथा तंजौर, तथा तंजौर को भी हड़प लिया था। करौली राजस्थान तथा तंजौर, तंजौर कहाँ है? दक्षिण भारत। लेकिन अब बताओ, ये तो पहले से संरक्षित मित्र राज्य थे कि नहीं थे? हाँ तो वही तो है, वही लिखवाऊंगा। मित्र राज्य था ना पहले, संरक्षित मित्र राज्य था भाई। तंजौर ने तो पहले से एक संधि स्वीकार कर ली थी ना रे, यस और नो? कब करी बताओ? 1799। शासक कौन था? सरफौजी द्वितीय, है ना? तो लिखो, कंटिन्यू लिखना नोट में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सामने लिखा हुआ देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इन दोनों के विलय को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इन दोनों के विलय को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह दोनों राज्य ही, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इन दोनों के विलय को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह दोनों राज्य ही पहले से ही संरक्षित मित्र थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। 1856 में कैनिंग ने 1856 में कैनिंग ने बघाट के निर्णय को भी पलट दिया था। बघाट लिखवाया था ना बेटा। 1856 में कैनिंग ने बघाट के निर्णय को भी पलट दिया था। बघाट के निर्णय को भी पलट दिया था। और बाद में उदयपुर के विलय का निर्णय भी, उदयपुर के निर्णय को भी बाद में उदयपुर के निर्णय को भी या विलय को भी, कोई बात नहीं, एक ही बात है, निरस्त कर दिया गया। को भी निरस्त कर दिया गया। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, और बताओ। देखो सुन लो, अपने टोटल मतलब मैं इतिहास और इतिहास दर्शन की बात करूं तो लगभग 30%। कितने? एक प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता का कन्फर्म, 4 से 5 प्रश्न वैदिक सभ्यता के कन्फर्म, 1 से 2 प्रश्न जैन के कन्फर्म, 3 से 4 प्रश्न बौद्ध के कन्फर्म, 1 प्रश्न मौर्य का कन्फर्म, 1 से 2 प्रश्न गुप्त के कन्फर्म, 1 प्रश्न मुगल प्रशासन का कन्फर्म, 1 प्रश्न मुगल स्थापत्य का कन्फर्म। किसका? अब 90 मतलब 50-50 का रेशियो रहता है। शिवाजी में से प्रश्न आए या नहीं। शिवाजी में से बेटा आपके प्रश्न यदि आएगा तो ध्यान रखना राजनीतिक घटनाओं का प्रश्न बनता है। वो घटनाएं जो मैंने लिखवाई थी ना, ठीक है, याद है ना टोटल, ठीक है। या फिर आपका प्रश्न आता है अष्ट प्रधान से। किससे आता है? या प्रश्न बनता है पुरंदर का। किसका बनता है? इतना पढ़ लेना कन्फर्म है। देखो मेरी कोई ज्यादा औकात नहीं, ज्यादा कुछ आता जाता नहीं है। लास्ट क्लास में मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगा। भगवान ने चाहा तो उससे प्रश्न तुम्हारे बाहर जाएंगे नहीं, ठीक है। अगला भक्ति और सूफी। भक्ति में से आएगा तो सूफी में से नहीं आएगा, सूफी में से आएगा तो भक्ति में से नहीं आएगा। भक्ति में से कौन कौन से संत महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपको उस समय जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। जैसे सबसे पहला भक्ति में से प्रश्न बनता है रामानंद का। तो मैंने वहां पर भी क्या क्या भेजा था, आ भी गया देखो रामानंद। उसके बाद में प्रश्न बनता है अपना कबीर जी का, तुलसी जी का। प्रश्न बनता है दादू जी का 99.99%, ठीक है।
दादू जी का प्रश्न या मीराबाई का प्रश्न, या प्रश्न बनता है फिर अपना वल्लभाचार्य का। किसका बनता है? वल्लभाचार्य का। ठीक है, क्लियर बात। सूफी में से प्रश्न बनेगा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का प्रश्न बनेगा बेटा, निजामुद्दीन औलिया का बन सकता है, 99.99% तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ही बनता है। और यदि बनेगा तो निजामुद्दीन औलिया या फिर बाबा फरीद या हमीमुद्दीन नागौरी। ये 4 टॉपिक सूफी में महत्वपूर्ण है। आधुनिक एक प्रश्न चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, 1857 की क्रांति का प्रश्न बनता है। हो सकता है जानकारी के स्रोत का प्रश्न बन जाए, हो सकता है प्रकृति का प्रश्न बन जाए, और हो सकता है कि प्रमुख घटनाक्रम या इन प्रशासनिक कारणों में से क्या बन जाए, प्रश्न बन जाए। आजकल ज्यादातर जो प्रश्न बनते हैं वो कारणों से बनते हैं, जानकारी के स्रोत या प्रकृति से बनता है, क्योंकि उसको पता है एग्जामिनर को कि बंदा रट के बैठा है कि कहां पर किसने नेतृत्व किया था विद्रोह का। ठीक है, तो आजकल वो प्रश्न देने से क्या करने लग गए हैं, बचने लग गए। ठीक है, तो एक प्रश्न 1857 की क्रांति का, एक प्रश्न आएगा तुम्हारी कांग्रेस का, चाहे अधिवेशन का आ सकता है, चाहे कांग्रेस को लेकर के कोई स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, या कांग्रेस की स्थापना को लेकर के प्रश्न तुम्हारा बन सकता है, एक सिंगल। कितना? अगला एक प्रश्न तुम्हारे आएगा, ध्यान देना, क्रांतिकारी आंदोलनों से। कहां से आएगा? क्रांतिकारों से। और 2 प्रश्न कम से कम आएंगे राष्ट्रीय आंदोलन से। कहां से आएंगे? राष्ट्रीय आंदोलन से। ये आपके प्रश्न आते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें अपन कवर कर चुके हैं, मतलब 70%। कितना है? 70% अपनी परीक्षा का मैटर हमने क्लियर कर लिया है, कवर कर लिया है। यहाँ से 70% पेपर इसमें से आ जाएगा। 30% का रेशियो रहता है आपका आधुनिक में से, जिसमें एक प्रश्न यहाँ से तुम्हारा लगभग फिक्स। किससे? 1857। तो देखो मैंने कहा राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में पहला हिस्सा समझा चुका हूं बेटा। कौन सा? कि भारत में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता की स्थापना 3 चरणों में हुई। इस दौरान कौन कौन सी नीतियों का अनुसरण किया, किन किन ने सहायक संधि स्वीकार करी और किन किन राज्यों को डलहौजी के द्वारा हड़प लिया गया। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, पूछ लेना। एक बार पूछोगे बता दूंगा, 10 बार पूछोगे तो भी बता दूंगा, मना नहीं करूंगा, लेकिन साथ का साथ रिवीजन करते रहिएगा। इसी में एक टॉपिक बनता है राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में एक टॉपिक बनता है बेटा पद व पेंशन। पद व पेंशन। आप लोगों को कैसा लगेगा यदि मैं कह दूं कि ये मैंने आपको पढ़ा दिया? तो जोर का झटका धीरे से लगेगा। कल पढ़ाया था मैंने, कहा कि भारतीय सैनिकों को बेचारों को 7 रुपए मासिक वेतन मिलता था। कितना? वहीं अंग्रेज सैनिक को 95 से 100 रुपए मिलते थे। ठीक है, मैंने कहा भारतीय सूबेदार को 35 रुपए वेतन मिलता था, वहीं अंग्रेजी सूबेदार को 195 से 200 के बीच वेतन मिलता था। आई बात समझ? मैंने आपको कहा कि साहब पेशवा नाना साहब से उनकी पेंशन क्या कर ली गई? छीन ली गई। 8 लाख की पेंशन मिलती थी बाजीराव द्वितीय को। किसको? लेकिन वो पेंशन क्या कर दी? बंद। इसलिए नाना साहब ने अपने दूत को भेजा था, क्या नाम था? अजी मुल्ला खां। आया याद? और नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत। क्या नाम था? है ना बेटा पढ़ाया हुआ? धोंधू। क्या बताओ? धोंदू पंत। धोंदू पंत। ठीक है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था बेटा? धोंदू पंत था। ठीक है, तो ध्यान रखना। पेंशन वाली बात आई समझ में? क्लियर? अच्छा, भारतीय सैनिकों को मैंने कहा पदोन्नति नहीं दी जाती थी। इस चीज से भारतीय सैनिक क्या थे? नाराज। 1849 में, कब? 1849 में डलहौजी ने, पिछली बार की यूपी पीजीटी का प्रश्न है ये। कब का है? यूपी पीजीटी का पेपर उठा करके देखना। 1849 में डलहौजी ने, किसने बताओ? किसने बेटा जी? डलहौजी ने। किसने बताओ? डलहौजी ने बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन बेटा?
बहादुर शाह। कौन बताओ? बहादुर शाह जफर द्वितीय को पत्र लिखा और कहा कि दिल्ली का लाल किला खाली करना पड़ेगा। दिल्ली का लाल किला खाली करना, और बहादुर शाह के बाद उसके उत्तराधिकारी जवां बख्त को, किसको? शहजादा जवां बख्त को दिल्ली में दीनपना नगर किसने बसाया था रे? हुमायूं ने। याद आया? तेरतवा बाजार, ठीक है। दिल्ली में दीनपना नगर में किसी किराए के मकान में रहना होगा। आदेश दिया किसने? डलहौजी ने। कब दिया? 1849 में। कब दिया बताओ? 1849। कैनिंग आया। कौन आया? कैनिंग आया। कब? 1856 में। कब आया बेटा? 1856 में आया। कौन? कैनिंग। और कैनिंग ने लिखा किसको? बहादुर शाह को। किसको? पद जा रहा है वो, क्या जा रहा है? कैसे जा रहा है? कैनिंग ने लिखा बहादुर शाह को कि बहादुर शाह आपकी मृत्यु के बाद, आपकी मृत्यु के बाद कोई भी मुगल बादशाह की उपाधि धारण नहीं कर पाएगा, वो केवल सम्राट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो केवल और केवल सम्राट या राजा कहलाएगा। ये बात धमकी लिखी किसने? कैनिंग ने। ये सारा का सारा कारण क्या बेटा? पद और पेंशन। तो पढ़ा रखा था ना, ठीक है। पृष्ठभूमि में कल समझाया था ना, इसको फटाफट से लिख लो। फिर अगला अपन टॉपिक पढ़ेंगे आर्थिक कारण। क्या चीज? आर्थिक कारण। हेडिंग लगाओ, पद व पेंशन। पद व पेंशन। कहीं हो यहाँ रस आ रही है फुल है नहीं है? किस कपल? अच्छा, आज कहीं की पार्टी है? तो कहीं कौन मतलब कपल हुए? कपल कहीं हुए? मैं तो चप्पल समझा बेटा। तो आज थे कहीं चाहो, कोई का पग पकड़ लियो। हाँ क्या मीच? या तो तुम्हें फतेह मिलेगी और या तुम्हें चंपल मिलेगी, है? तो बिना कपला के रह जाओ, है ना। फालतू काले कहीं लगाऊ करता फिरो, है। आगे हालत थारी टिंटोड़ी की योड़ी है, कपल हाडगा हरि कीर्तन करे कहीं करी कपल है। लिखो आगे। पद व पेंशन हेडिंग लगा लिया। और देखो जका के पहले अपन गणित पढ़ता जर जोड़ा बनावता नहीं, तो जका जोड़ा बनियोड़ा है ना। बेबी आज बचे रेजो कटे भचीड़ू खा लोला, है ना। कुछ नहीं, ये फालतू की चौंसलेबाजी होती है ना। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आपको अपने फालतू की कोई पार्टी में नहीं जाना इस चक्कर में, क्योंकि दुनिया है बेवकूफ। देखो एक अच्छी राय दे रहा हूं, दुनिया है बेवकूफ। दारूबाज मिलेंगे वहां पर, नशेड़ी मिलेंगे और चवन्ने आते हैं। सीधे शब्दों में क्यों भाई, मुझे माफ कर देना, तो क्या आते हैं बेटा? चवन्ने आते हैं वहां पे, ठीक है। और वहां पर क्या है ना कि आज वो फिर नशे में होंगे और अपनी पराकाष्ठा को वो पार कर जाते हैं। इस चक्कर में कई कांड हो जाते हैं, ठीक है बेटा। हमेशा सरकारी रोडवेज में एक लिखी हुई बात पंक्ति को याद रखो, दुर्घटना से देर भली, ठीक है। फालतू पार्टियों के चक्कर में कहीं घर वालों के सामने तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़े, ऐसा कोई काम मत करना,
बहुत स्पष्ट सी बात है। हाँ, तुम्हें पार्टी करनी तो मैं बताता हूँ इलाज, हर चीज का सॉल्यूशन अपने पास में, ठीक है। बढ़िया रूम पर जाओ, है ना। तुम लोग, कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो मकान लेकर के रहते हैं यहाँ, उसके रूम पे जाओ, है ना, जाकर के बढ़िया हल्दी बनाओ, बाजरे का सोगरा बनाओ, है ना, और भाई साहब मौज करो, खाओ, है ना। आई बात समझ क्लियर है। बाहर कहीं भी किसी भी होटल में या कहीं भी जाना मुझे नहीं लगता आज बुद्धिमत्ता की चीज नहीं है। बाकी बेटा आपका व्यक्तिगत निर्णय है, आपका जीवन है, आप ज्यादा जानते हो, क्योंकि फालतू कोई पंगा हो जाए कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, है? हाँ, माहौल बहुत खराब है। तो लिखो बेटा, पहला बिंदु लगाइए। और ये अपना नववर्ष है ही नहीं, ये अपना नववर्ष नहीं है बेटा, सीधी बात ये अपना नववर्ष नहीं है। तो पहला बिंदु लगाइए, तो टाइम पास मत करो, लिख लो, पहला बिंदु लिखो। भारतीय सैनिकों को वेतन व पदोन्नति में पदोन्नति है, और वेतन व पदोन्नति में समानता नहीं थी, समानता नहीं थी। जहां भारतीय सैनिक को मात्र 7 रुपये मासिक वेतन मिलता था, भारतीय सैनिक को मात्र 7 रुपये मासिक वेतन मिलता था, वहीं अंग्रेजी सैनिक को वहीं अंग्रेजी सैनिक को 95 से 100 रुपये 95 से 100 रुपये मासिक वेतन मिलता था, 95 से 100 रुपये मासिक वेतन मिलता था, ठीक है। आगे लिखिएगा कि जहां भारतीय सूबेदार को मात्र 35 रुपये, जहां भारतीय सूबेदार को मात्र 35 रुपये मासिक वेतन मिलता था, वहीं अंग्रेजी सूबेदार को 195 से 200 रुपये 195 से 200 रुपये तक का मासिक वेतन मिलता था। ओके बाबू, देखो एक डाकघर अधिनियम लिखाऊंगा, लेकिन वो सैनिक के कारणों में लिखवाऊंगा वहां पे भी, है ना, ठीक है। या यहां लिखवा दूं? वहां सैनिक कारणों में लिख लेंगे अपने इसको, है ना, ठीक है। 1854 डाकघर अधिनियम डलोजी वाला याद है ना बेटा?
भारतीय सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवाओं पर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। आगे लिखिएगा, इंपोर्टेंट करना। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद, बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने क्वेश्चन लिख लो डलहौजी। अंग्रेजों ने क्वेश्चन क्या लिखो बेटा? डलहौजी ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। डलहौजी ने कहा कि नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। डलहौजी ने कहा कि यह पेंशन, टेंशन, पेंशन, यह पेंशन, यह पेंशन निजी रूप से बाजीराव द्वितीय को दी गई थी। निजी रूप से बाजीराव द्वितीय को दी गई थी, न कि पेशवा को, न कि पेशवा को। ठीक है बेटा जी, न कि पेशवा को। लिखो है बेटा, समझा नहीं? उसने कहा, क्या कहा कि पेशवा को पेंशन नहीं दी थी, हमने तो पेशवा के पद को नहीं दी थी। हाँ हाँ, उसके बाद नाना साहब बने। भाई बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई ना, तो उनके उत्तराधिकारी कौन थे? नाना साहब। तो नाना साहब जैसे ही पेशवा बने तो अंग्रेजों ने मना कर दिया, कहा हमने पेशवा को नहीं दी थी, ये हमने तो निजी रूप से किसको दी थी? बाजीराव को दी थी। समझे बात को? हाँ जी। तो आगे चल करके जब 1857 की क्रांति में विद्रोह पढ़ाऊंगा तब नाना साहब 2 जगह अंग्रेजों का काटेंगे, मतलब अंग्रेजों को काटेंगे। एक तो सती चौरा घाट, सती चौरा, और एक बीबी घर। क्या चीज बताओ? बीबी का घर नहीं, बीबी घर। बीबी के घर में तो तू रह रहा है ना? तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कई बार 1857 की क्रांति में, है ना, कि सती चौरा घाट वे बीबी घर किस विद्रोह केंद्र से संबंधित थे? बताओ। कानपुर से। किसे बताओ? कानपुर से। चलिए आगे लिखिए बेटा। 1849 ईस्वी में, नहीं पड़ोस वाली में लिख ले, तू दे दे रजिस्टर इसको। 1800 दोनों में तू लिख, मौज कर दी। 1849 49, 1849 50 डेस लगा दो, 1849 डेस 50, है ना। 1849 50 ईस्वी में डलहौजी ने, विकास बेटा धन्यवाद, ईश्वर आपकी हर इच्छा पूर्ण करे। डलहौजी ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को आदेश दिया कि, बहादुर शाह जफर द्वितीय को आदेश दिया कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को आदेश दिया कि उसकी मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी शहजादा जवां बख्त को, उसके उत्तराधिकारी शहजादा जवां बख्त को, जवां बख्त को लाल किला खाली करना होगा। जवां बख्त को, उसके उत्तराधिकारी शहजादा जवां बख्त को लाल किला खाली करना होगा।
जवान नहीं, जवा। जवा वक्त को लाल किला खाली करना होगा तथा, हाँ बेटा, मतलब कितनी करनी कम, 0.25 कम करूं। जवा वक्त को लाल किला खाली करना होगा, लाल किला है वो, लाल किला खाली करना होगा और उसे दीनपना नगर स्थित, दीनपना नगर स्थित, दीनपना नगर स्थित या कुतुब मीनार के समीप, कुतुब मीनार के समीप किसी छोटे मकान में रहना होगा। दिल्ली का लाल किला याद आ रहा है? क्या लिखवाया था? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? अधिकार। ठीक है, हाँ। सुल्ताना बेगम का भी एक वीडियो आया था ना। अब कोई बात नहीं, हो गया बेटा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट करना। 1856 में कैनिंग ने बहादुर शाह को आदेश दिया कि उसे उसकी मृत्यु के बाद, बहादुर शाह को आदेश दिया कि उसकी मृत्यु के बाद बादशाह की उपाधि त्यागनी होगी। बादशाह की उपाधि त्यागनी होगी और उसके बाद के शासक केवल राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। कहाँ गए राजा जी? उसके बाद शासक केवल राजा ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? राजा ही कहलाएंगे। इसको पढ़ा रहे कहीं? ऑकलैंड कहां पढ़ा है? एक प्रश्न पूछूं? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शाबाश। शेरशाह। अरे दुष्टों, शेरशाह सूरी के समय अंग्रेजी भाषा थी क्या रे? है? अंग्रेजी कौन था वहां पर? अंग्रेज उस समय भारत में? भारत में कहां थी? तो भारत में शेरशाह सूरी का समय 1540 से 1545 है। 1545 में तो मृत्यु हो गई उसकी। ठीक है, तो कहानी क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सड़क बनवाई थी, उत्तरापथ। उसको पक्का करवाया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के समय में वो उत्तरापथ
सड़क ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से जानी जाती थी। उसका डामरीकरण करवाया किसने? जॉर्ज ऑकलैंड ने। किसने? और उसको नाम दिया ग्रांड ट्रंक रोड। क्या नाम दिया? ग्रांड ट्रंक रोड। और इसी ऑकलैंड ने, ध्यान रखना, सबसे पहले बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपने दावे छोड़ने का आदेश दिया था। समझे बात को? एक नोट लगाओ, 500 को लगा लो कि जॉर्ज ऑकलैंड ने भी कोष्टक में 1846 से 1842, ये जॉर्ज ऑकलैंड का समय है, 1836 से 1842। जॉर्ज ऑकलैंड ने भी बहादुर शाह जफर द्वितीय को 36 से 42, 1836 से 42, जॉर्ज ऑकलैंड ने भी बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपने अधिकार वे दावे छोड़ने का आदेश दिया था। अपने अधिकार वे दावे छोड़ने का आदेश दिया था। ठीक है सर, सेकंड ग्रेड में पूरे प्रश्न नहीं मिले आपके। गार्गी संवाद आपने नहीं लिखवाया, जैन धर्म का प्रश्न नहीं मिला। सॉरी बेटा, गलती हो गई है ना। मैंने तो क्या ठेका ले रखा है ना। गार्गी संवाद किसने कहा नहीं लिखवाया हुआ है? वृद्धारण्यक लिखवाया हुआ है। हैं? तूने नहीं लिखा होगा बाबू के प्रजापति। और जैन धर्म का कौन सा नहीं बना, कौन सा प्रश्न नहीं आया? सारे कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न थे यार। लैंग्वेज बदली हुई थी, सब पढ़ा रखा था मैंने तुम्हें, है ना। कैसे कह सकते हो नहीं आया? और फिर भी यदि नहीं आया तो नहीं आया यार, है ना। मैं कोई ठेका ले रखा है क्या? है क्या करूं, मर जाऊं? बेटा एक बात सुनना हो, कोचिंग का मतलब होता है गाइडेंस, है ना। कोचिंग का मतलब ये नहीं होता कि कोचिंग में जो जो पढ़ाएंगे वो सारा आ जाता है। मैं तो दुष्ट हूं, है ना, मानता नहीं हूं, है ना। नहीं तो बार तो 8 घंटा में 4 घंटा काल क्लास ले ली, 4 घंटा आज ले ली, 8 घंटा में 1857 क्रांति का पेंकड़ बुला दे तुम्हें। हाँ, खाली गाइडेंस देता तन, गाइडेंस लेते नॉमिना होगा। अब डॉक्टर ने दिखा बेटा सर। हाँ, अरे हंस लिया करो, मर जाओगे ऐसे ही, है ना। ऐसे दांत दिखाया करो मिराज वाले, है ना। क्या पता कौन से दिन कहां टैंकर फट जाएगा, है ना। मस्त रहा करो, खुश रहा करो, फालतू लोड मत लिया करो, अरे हंस लिया करो। हम हंसने के लिए पैदा हुए, यस और नो। और अपने आप को याद दिलाया करो कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि मरने के बाद तो तुम्हारी वैसे ही स्माइल आएगी नहीं बाहर, हंसी आएगी नहीं, यस और नो। तो अपने तो हंसते रहा करो, मस्त रहा करो, ठीक है। तो खैर है, हाँ आज यही करवाई ले जा रहा, हाँ। कोई बढ़िया नर्सिंग होम बता। आर्थिक कारण, क्या चीज बेटा? और आर्थिक कारणों में पहला कारण है कैलिको। क्या बताओ? एक तो है कैलिको, एक में आपको कुछ आर्थिक कारणों में बता चुका, 1765 इलाहाबाद की संधि, जहां दीवानी से संबंधित क्या मिल गए थे बेटा? अधिकार मिल गए थे। किसको? अंग्रेजों को। किसको बताओ? और उन्होंने भयानक क्या वसूला था बेटा? राजस्व वसूला था।
ठीक है। तो एक तो हम लोग बात करेंगे इसमें कैलिको की, एक हम लोग बात करेंगे बंदोबस्त व्यवस्था की। किसकी बात करेंगे? बंदोबस्त व्यवस्था या राजस्व व्यवस्था। राजस्व नीतियां बोल दूं मैं, क्या बोल दूं मैं? राजस्व नीतियां बोल दूं। और एक बिंदु इसमें मैं पढ़ाऊंगा बेटा आपको, कृषि का अनौद्योगिकीकरण। कृषि का अनौद्योगिकीकरण। ठीक है, 3 बिंदु पे बात करेंगे। तो पहला बात क्या? कैलिको क्या है ये बताओ? क्या लिखो पता? रिजपाल जी बताओ क्या लिखो? हाँ तो लिखो। देखो बेटा, भारतीय सूती वस्त्र, भारतीय सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र, भारतीय सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र जो विशेष रूप से ध्यान रखना, कलकत्ता, क्या चीज बेटा? कलकत्ता से होते हुए ध्यान रखना लंदन पहुंचता था। कहां पहुंचता था? और इसको वहां पर लंदन में क्या कहा जाता था? कैलिको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो भारत के जो व्यापारी जो थे, उन व्यापारियों की दुष्टों ने क्या कर दी? हालत खराब कर दी। यदि भारतीय व्यापारी अपना माल लेकर के जा रहा है, अपना सामान लेकर के जा रहा है, तो भारतीय व्यापारी से चुंगी जो है वो बड़ी महंगी वसूली जाती थी, लगभग 90 to 95%। मतलब 100 रुपए का माल है, कितने रुपए का? तो 90 रुपए या 95 रुपए तो उसके ऊपर क्या वसूल लेते थे? वो टैक्स क्या वसूल लेते थे। अब बाकी कितना बचेगा बेटा? 5 या 10 रुपए। सुनना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। कितना बचेगा? 5 या 10 रुपए। अब इस 5 या 10 रुपए के ऊपर क्या मिलेगा? अब 10 रुपए में आदमी यहां से अपना माल भी लेके जाए, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी लगेगा, वहां बेच के भी आएगा, और उसमें फिर क्या कमाएगा भाई? कुछ नहीं कमाएगा ना। तो भारतीय व्यापार, लघु कुटीर उद्योग धंधे वाले लोग मजबूर हो गए, और मजबूर होकर के मुंह मांगी दाम पर, मुंह मांगे कीमत पर अपना सामान किसको बेच देते थे? अंग्रेजों को। अंग्रेज रॉ मटेरियल खरीदते थे, मतलब कच्चा माल। कैसा माल? कच्चा माल खरीदते थे, और ध्यान रखना इसे कहां पहुंचा देते थे? ब्रिटेन। देखिए साहब, भारत के कच्चे माल के कारण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई। ब्रिटेन में क्या हो गई? तो मैंने आपको कहा, मैंने कहा जॉन स्वालिन लिखता है, जॉन स्वालिन लिखता है, क्या लिखता है बेटा? कि साहब भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां एक स्पंज की भांति काम करती थी। स्पंज की भांति, जो गंगा यमुना के सारे माल को सोख करके लंदन स्थित टेम्स नदी के किनारे उड़ेल देती थी। और इसी के चलते भारत में रेलवे का विकास हुआ कि नहीं हुआ? भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय बंबई से थाने चल, यस और नो? और भारत के उन समस्त केंद्रों को आपस में जोड़ा गया रेलवे के माध्यम से, जो कच्चे माल के सबसे बड़े केंद्र थे। तो भारत में इसलिए रेलवे का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? ताकि उस कच्चे माल को, किसको बेटा? कच्चे माल को यहां से इकट्ठा करके कहां भेजा जाए? लंदन। ठीक है। अब वहां से जहाजों में पैक होकर के ये पूरा का पूरा माल कहां जाता था? लंदन। लंदन में उसी माल को कोड़ियों में खरीदते थे, और कोड़ियों में खरीद करके ध्यान रखना वहां भेज देते थे। कहां? लंदन में। कहां भेज देते थे? उसी माल को पकाया जाता था। कहां? लंदन में। तैयार करके उसी माल को भारतीय मार्केट में खपा दिया जाता था, और 1000 गुना महंगी दरों में उसको बेचा जाता था। मजबूरी है भारतीय लोगों की, माल तो खरीदना पड़ेगा ना अपने परिवार को बचाने के लिए, अपना
आजीविका चलाने के लिए खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसी को तो कहेंगे कि माल भी मेरा और माजना भी मेरा, सब कुछ मेरा। ठीक है, पैसा भी हमारा, माल भी हमारा, और हमसे ही उसको कई गुना महंगी दरों में बेच दिया जाता था। दादा भाई नौरोजी, द ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, इसी को दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत कहा। अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन निष्कासन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये था, भारतीय तो माल भारतीयों से ही चुंगी वसूलते थे, उसको मुंह मांगी कीमत पे खरीदते थे, उस कच्चे माल को वहां बेचते थे, उसको तैयार करके वापस भारतीय बाजार में खपा देते थे, और उसको उसी को कई गुना महंगे दरों पे बेच दिया जाता था। सब कुछ हमारा ही था, हमारा धन जा रहा था यहां से। इसी को ड्रेनेज ऑफ वेल्थ कहा गया। क्या कहा गया बताओ? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, जिसे हम लोग धन निष्कासन का क्या बोलते हैं? सिद्धांत। और दादा भाई नौरोजी ने इस धन निष्कासन सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट कह करके संबोधित किया। क्या कहा बताओ? कि ये तो अनिष्टों का अनिष्ट था। अनिष्टों का भी क्या था? अनिष्ट था, क्योंकि हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त। और इस धन निष्कासन या जिसे धन बहिर्गमन का सिद्धांत कहते हैं, 1896 कलकत्ता अधिवेशन रहीमतुल्लाह सयानी इस निष्कासन को स्वीकार कर लिया। किसने? कांग्रेस ने, कि ये बात वास्तव में क्या है? सही है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की। या सवाल 20 रुपए प्रति व्यक्ति बताई थी। बताई कि नहीं बताई? तो ये इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट था। वही लॉर्ड बेंटिंक ने कहा, किसने बताओ? लॉर्ड बेंटिंक ने कहा कि साहब भारतीय बुनकरों की हड्डियां, भारतीय बुनकरों की हड्डियां गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में सूख रही थी। भारतीय बुनकरों की हड्डियां गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में सूख रही थी। केनिंग ने कहा सूख नहीं थी रही थी, पड़ी थी। क्या हुआ था? कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां यहां पर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पड़ी थी। भारतीय कुटीर उद्योग धंधों को क्या कर दिया गया बेटा? बंद कर दिया गया। नगदी फसलों को, किसको बेटा? नगदी फसलों को क्या दिया गया? बढ़ावा। जैसे चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, कपास, तंबाकू, अफीम, रेशम। समझे बात को? इन फसलों को क्या दिया गया? बढ़ावा। दक्षिण भारत में, कहां बेटा? दक्षिण भारत में चाय, कॉफी, रबर, इनकी क्या करवाई गई? खेती। ठीक है। और नील, बंगाल में, पूर्वी भारत, कहां बताओ? नील की खेती करवाई गई। किसकी? मालवा में अफीम की खेती करवाई गई। और मालवा का ये अफीम चीन जाता था। बहुत शानदार प्रश्न बनता है, ध्यान रखना कि साहब चीन में अफीम की आदतों को बढ़ावा देने के लिए अफीम की खेती कहां करवाई गई? मालवा में। और आज भी अफीम की खेती ज्यादातर कहां होती है? मालवा में। क्या होती है बताओ? आई बात में। उत्तर भारत में गन्ने की खेती करवाई गई। किसकी बताओ? और ध्यान रखना दक्षिण भारत में भी विशेष रूप से संतरा और कपास। संतरा और, तो ध्यान रखना कुटीर उद्योग धंधों को तो क्या कर दिया गया? समाप्त। क्या कर दिया गया? पूर्वी बंगाल में क्या बताओ? नील की खेती करवाई गई जबरन, जिसका उल्लेख दीन बंधु के ग्रंथ नील दर्पण में मिलता है। कहां मिलता है? और इस नील की खेती, क्योंकि केमिकल था, ये क्या था बताओ? रासायनिक उर्वरक था, तो भूमि क्या हो जाती थी? बंजर। क्या हो जाती थी? तो 1856 से लेकर के 1859 तक वहां बंगाल में नील विद्रोह हुआ। क्या हुआ? और इसी नील विद्रोह का उल्लेख दीन बंधु के नील दर्पण में मिलता है। कहां मिलता है? और इसी दीन बंधु ने ध्यान रखना उल्लेख किया किसका? चंपारण नील सत्याग्रह का। किसका? जो कि किया था किसने? गांधी बाबा ने। किसने किया? और गांधी बाबा के चंपारण सत्याग्रह का उल्लेख और एक जगह मिलेगा, ज्यूडिथ ब्राउन का ग्रंथ। ज्यूडिथ ब्राउन का ग्रंथ कौन सा? द गांधीज राइज इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स। गांधीज
राइज इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स, गांधी जी का भारतीय राजनीति में उदय कैसे हुआ वो जानकारी देता है कौन, जूडिथ ब्राउन। तो केवल अभी एक चीज ही लिख पाएंगे हम लोग, आर्थिक कारण हेडिंग लगाइएगा बेटा, इसमें मैं आप लोगों को लिखवाता हूं। सर एक प्रश्न पूछना है आपसे, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी का है, पूछ ले पूछ। 2012 में पढ़ाई थी। हाँ मैंने मेरे जीवन की शुरुआत ज्योग्राफी से की थी 2012 में, पहला सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ाया था, और जीवन का पहला बेस सेकंड ग्रेड एसएसटी का पढ़ाया था अजमेर में, ऑक्सीजन एजुकेटर मार्टिनल ब्रिज है ना। जीवन का पहला बेच सेकंड ग्रेड एसएसटी का पढ़ाया था 2012 में, और ज्योग्राफी पढ़ाया था, और पहला टॉपिक पढ़ाया था मैंने भारत की नदियां है। हाँ सबसे वही था सर, नुब्रा घाटी लद्दाख में है या काराकोरम में? लद्दाख में है, लद्दाख में नुब्रा घाटी। ठीक है आगे लिखो तुम, आर्थिक कारण लिखो। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को ही चौपट कर दिया। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को ही चौपट कर दिया। जॉन स्वालिन ने लिखा कि अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को ही चौपट कर दिया। रुक रे बाबा, जॉन स्वालिन ने लिखा कि इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, और ये प्रश्न तुम्हारे रीट में यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा, आर्थिक कारणों में से कन्फर्म आएगा, बंदोबस्त राजस्व व्यवस्था में से, राजस्व नीतियों में से एक प्रश्न कन्फर्म आता है रीट में। ठीक है तो लिखना, जॉन स्वालिन ने लिखा कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखना बेटा जी कि भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां एक स्पंज के रूप में कार्य करती थी। भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां एक स्पंज के रूप में काम करती थी, जो गंगा घाटी के संपूर्ण माल को सोख कर, गंगा घाटी के संपूर्ण माल को सोकर लंदन स्थित टेम्स नदी के किनारे, टेम्स टे आदा में और से टेम्स नदी के किनारे उड़ेल देती थी। लंदन स्थित टेम्स नदी के किनारे उड़ेल देती थी। ठीक है। बेंटिंग ने लिखा कि, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, खाली बेंटिंग लिख लो तुम तो, बेंटिंग ने लिखा कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, भारतीय बुनकरों की हड्डियां गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, भारतीय बुनकरों की हड्डियां गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में
सूख रही थी, सूख रही थी। ठीक है, अगला बिंदु लिखो केली को, केली को। हाँ, सूख रही थी मतलब है, हाँ हड्डियां, अरे मतलब कैनिंग, एक तो कैनिंग और एक बेंटिंग, दोनों के लगभग लगभग स्टेटमेंट क्या है, एक जैसे ही है। एक ने तो कहा बिखरी थी, बिखरी पड़ी थी, एक ने कहा सूख रही थी। लिखो बेटा केली को, के लिखो, लिखो औद्योगिक क्रांति के दौरान, औद्योगिक क्रांति के दौरान वह भारतीय सूती वस्त्र, वह भारतीय सूती वस्त्र जिसे कालीकट बंदरगाह के माध्यम से, कालीकट बंदरगाह के माध्यम से कालीकट बंदरगाह के माध्यम से यूरोप भेज दिया जाता था, यूरोप भेज, कालीकट बंदरगाह के माध्यम से यूरोप भेज दिया जाता था, केली को कहलाता था, केली को कहलाता था। ठीक है, तो बाकी की बातें अपन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, कल अपन कारण सारे पढ़ लेंगे बेटा, और कल अपन इस टॉपिक को कल समाप्त कर देंगे, है ना। ठीक है।